हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। जैसा कि आप जानते हैं अभी हम कवर कर रहे हैं कक्षा 10वीं का NCERT विज्ञान और इसमें हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स के ऊपर अभी हम कवर कर रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इससे पहले इस चैप्टर का हमने ऑलरेडी तीन पार्ट कवर कर लिए हैं और चैप्टर का ये है पार्ट 4 में हम देखेंगे कि 10.1 का जो उदाहरण है हमने थोड़ा सा बना लिया था और थोड़ा सा बच गया था, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि हमने कहा था कि इसके आगे जो है सो अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, तो आ गया हूँ मैं फाइनली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उदाहरण 10 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको लिया है और इसकी जो है यहाँ तक हमने आंसर निकाल लिया था। वैसे अगर देखिएगा तो सॉल्यूशन यहाँ पर भी है, लेकिन खुद के हाथ से बनाया हुआ बेटर समझ में आता है। किताबी भाषा थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन करता है बच्चों को, इसीलिए मैंने यहाँ पे अपनी भाषा में लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पिछला सॉल्यूशन जो मैंने करवाया था, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था पेल्सन के द्वारा कि इसके आगे अगले वीडियो में मिलेगा। तो ये जो है तो इसके आगे सॉल्यूशन अभी मिलेगा आपको। तो जैसा आप जानते हैं इसमें हमें पूछा गया था कि प्रतिबिंब की दूरी कहाँ होगी और वस्तु की प्रतिबिंब का साइज कितना होगा। तो देखिए दूरी निकल चुका है और साइज निकालना है हमको। तो साइज को हम लोग किससे डिनोटेट करते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं, एच डैश से, है ना, एच डैश। और एच डैश किस में होगा, ये एम वाला सूत्र में आएगा, ठीक है। तो एम बराबर जो आवर्धक सूत्र होता है वो एच डैश बटा एच आता है, ठीक है। तो इससे हम निकालेंगे, आइए हम कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि एम बराबर एच डैश बटा एच, या इसी के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, माइनस भी बाई यू। क्या लिखेंगे, माइनस भी बाई यू, क्योंकि m बराबर दोनों फार्मूला आता है। तो ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, लिख दिए। अब देखिए इसके आगे क्या होता है, तो यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। इसके आगे देखिए तो हम लिखेंगे भी, तो भी कितना निकला है, 1.15 निकला है, 1.15। और ये माइनस का माइनस, और जो u है हमारा वो u कितना है, देखिए मतलब वस्तु की दूरी कितनी है, देखिए -500 मीटर, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम -500 मीटर। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इतना आएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद ये पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद इधर भी 2 संख्या और पॉइंट के बाद इधर भी 2 संख्या। तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 115 बटे में कितना लिखेंगे, 500। कितना लिखेंगे, 500। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे आपस में, ठीक है। तो देखिए कट करने वाला मैं इसके बैक साइड करके दिखाता हूँ। कितना था, 115 बटा 500। देखिए तो 5 का फाड़स काटिए, तो 5 का फाड़स इसको काटेंगे तो 23 बार में कटेगा, और 5 का फाड़स काटेंगे तो ये 100 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको भाग करेंगे तो चूँकि 2 0 है नीचे, इसलिए 2 अंक के बाद हम यहाँ पॉइंट बिठा देंगे। तो 1 2 मतलब यहाँ पर पॉइंट बिठा के लिखेंगे 2 0 2 3, और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और देखिए ये जो आया है वो प्लस में आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये पता चल रहा है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। कैसे, प्लस में जब भी आता है तो समझिएगा कि दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ किताब में, देखिए ये इस फिगर को आप देखिए। तो यहाँ पे देखिए वस्तु की जो दूरी है बाईं ओर की दूरी किस में होती है, माइनस में। तो ये जो है वस्तु की दूरी यहाँ से यहाँ तक किस में है, माइनस में। दाईं ओर की दूरी होती है प्लस में, जबकि देखिए प्लस में आया, इसका मतलब क्या कि प्रतिबिंब जो है सो दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है। इसीलिए तो ये जो आया है यहाँ पे ये 0.23 वो किस में आया, प्लस में। मतलब प्लस से हम समझ गए कि प्रतिबिंब जो बना है वो दर्पण के पीछे बना है। बात क्लियर हो रहा है या ना, ठीक है। तो इधर बना, अगर ये यही बात अगर ये होता कि माइनस में आता तो हम समझ जाते हैं कि इधर बना है, ठीक है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर बना है तो ये बना है, और यहाँ जो माइनस में है। एक बात यहाँ नोट कीजिए कि मैंने आपको बताया है कि जब भी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, बाईं ओर बनेगा, तो वो उल्टा बनेगा और इधर बनेगा नीचे की ओर, और इधर माइनस वाला होता है। और जब भी अगर दर्पण के पीछे बनेगा तो सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। इस चीज़ को आप नोट करें।
दर्पण के आगे बनेगा तो उल्टा बनेगा, माइनस में होगा। दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी होगा और सीधा होगा और प्लस में होगा, और इधर बनेगा तो माइनस में होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या इधर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से छोटा इसलिए क्योंकि देखिए 0.23 का ये बना है, इसलिए 1 से अगर नीचे आए तो समझिएगा वस्तु से छोटा बना है, बात खत्म। तो ये 1 से नीचे है इसलिए हम वस्तु से छोटा, तो ये आप यहाँ पे नोट कर लें। ठीक है, यहाँ से इसको नोट कर लें, इसका नोट आगे नहीं मिलेगा आपको, इसलिए यहीं से नोट कर लें ये, क्योंकि पीछे वाला है। और थोड़ा सा यहाँ पे, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा रिवीजन करें। ठीक है, और ये जो आपको चित्र दिख रहा है इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, बहुत ही समझने वाली बात ये है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको 10.1 कुछ भी समझ में आया है तो 10.2 का जो उदाहरण है वो आप खुद से सॉल्व कीजिए। बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, देखिए आसान बनाना पड़ता है, कोई चीज़ आसान नहीं होता है। हम जानते हैं कि 10.1 में कुछ त्रुटि रही होगी आपकी, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि 3 से 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए, आपसे ज़रूर बनेगा, क्योंकि ये बुक आपको आप ही को पढ़ना है। तो उदाहरण 10.2 आप खुद से बनाएंगे। ठीक है, तो आशा करेंगे आप बनाएंगे इसका आंसर, और अगर कोई त्रुटि हो तो कमेंट करेंगे आप हमें। बढ़ते हैं अब आगे और देखते हैं आगे क्या मिलता है हमें। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 2 के ऊपर, और बहुत ही ज़्यादा दोनों प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए प्रश्न नंबर 2 हम आपके साथ में करते हैं। बॉक्स नंबर 2 के प्रश्न का जो उत्तर है यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर में है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो। तो इस क्वेश्चन से हम लोग भली भांति परिचित हैं और इसको आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फोकस दूरी ज्ञात करने के बोला है, लेकिन हमें क्या बोला है, एफ निकालने के लिए बोला है ना। तो एक फार्मूला हम जानते हैं यहाँ पे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे चूँकि वक्रता त्रिज्या, क्या लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, आर बराबर फार्मूला क्या होता है, 2f होता है। आर बराबर क्या होता है फार्मूला, 2f। ठीक, तो हमें यहाँ पे देखिए वक्रता त्रिज्या जो है सो दे रखे हैं 32 सेंटीमीटर, निकालना क्या है, 2f निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को थोड़ा कन्वर्ट करेंगे, चेंज, या 2f बराबर r लिख देंगे। ये 2f का पूरा इधर ले आए और r को इधर ले गए। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे f बराबर r और बट्टे में लिखेंगे क्या, 2 लिखेंगे। ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो 2 था गुना में था, बराबर किधर आ गया तो भागम हो गया। अब देखिए मैं इसका यहीं पे सॉल्यूशन देता हूँ आपको कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे या f बराबर, तो r का जो मान है वो कितना है, 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, 32, और बाय में 2 का 2, तो जब इसको भाग देंगे तो f बराबर कितना निकल जाएगा, 16 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः फोकस दूरी f बराबर 16 सेंटीमीटर आंसर। वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया अच्छे से, वीडियो को रोकिए, नोट करिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी रखे किसी बिंब का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर पर है। कुछ समझ में नहीं आया है ना समझ में आएगा कैसे, समझाएं कहाँ है, आइए समझते हैं। समझिए, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये समझिए, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूर पर रखी है। तो अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का, बिंब मतलब वस्तु, और वस्तु को हम लोग किससे डिनोटेट करते हैं, u से डिनोटेट करते हैं। और जो u है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है, मतलब वस्तु की दूरी। अब देखिए चूंकि दर्पण के सामने है ना, दर्पण के क्या है, सामने है, मतलब और सामने है तो माइनस में होगा। और नहीं समझते हैं कैसे होगा, तो देखिए चिन्ह परिपाटी के हिसाब से अवतल दर्पण हो तो u किस में होती है, माइनस में होती है। बात क्लियर हुआ, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस। तो यहाँ पे u जो है माइनस हो गया। 10 सेंटीमीटर दूर रखे किसी बिंब का 3 गुना बड़ा, मतलब आवर्धित लिखा है बुक में, क्या लिखा है, आवर्धित। और आवर्धित को हम लोग
किस में डिनोट करते हैं, m से। तो m का जो मान है वो कितना दिया हुआ है, कितना, 3 गुना, कितना 3 गुना। तो मान लीजिए वस्तु 1 होगी, वस्तु कितना होगी 1, कुछ ना बोले मतलब 1 होगी, तो 3 गुना बनाती है। तो यहाँ हम 3 से गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 गुना प्रतिबिंब बनाती है, 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है मतलब दर्पण के सामने बना है, वास्तविक बोल दिया इसलिए हम समझ गए दर्पण के सामने, और दर्पण के सामने बना है तो वो माइनस में होगा। कैसे, आइए फिगर में देखते हैं। देखिए ये वाला फिगर आपके बुक में भी है, ठीक है। देखिए वास्तविक, तो देखिए दर्पण के सामने बनने वाला प्रतिबिंब किस में होती है, माइनस में होती है। और हम कैसे जाने दर्पण के सामने बना, क्योंकि वास्तविक हमेशा दर्पण के सामने बनता है और दर्पण के पीछे बनता है आभासी। तो आभासी जब भी बोले समझ जाइएगा पीछे बना है और वो प्लस में हो जाएगा, और वास्तविक जब भी बोले समझ जाइएगा दर्पण के सामने है वो माइनस में हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर समझे हैं वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर है, प्रतिबिंब की दूरी हम लोग किससे डिनोट करते हैं, भी से डिनोट करते हैं, और हमें भी निकालने के लिए बोला गया है। तो देखिए ये चीज़ आपको दिया हुआ है और ये निकालना है। अब हम जानते हैं कि m वाला एक सूत्र होता है, क्या, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो दे रखा है उसे हमने लिख लिया और जो निकालना है उसे हमने लिख लिया। ये सेंटीमीटर है, ठीक है। तो u बराबर मतलब वस्तु की दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, और m मतलब आवर्धक कितना बड़ा है वस्तु, तो वो 3 सेंटीमीटर है, और भी यानी कि प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालनी है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे आवर्धक वाला सूत्र m वाला, चूँकि m बराबर हम जानते हैं माइनस भी बाई यू होता है, ठीक। यहाँ लिखेंगे या, तो m का जो मान है वो कितना है -3 बराबर यहाँ माइनस भी का भी और बट्टा में u कितना है -10 सेंटीमीटर, तो यहाँ -10 सेंटीमीटर लगाएंगे। अब देखिए ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद क्या बच गया, बच गया यहाँ पे ये -3 बराबर v/10। तो हम क्या करेंगे, इस 30 को इससे मल्टीपल करवा देंगे, क्रॉस मल्टीपल, तो ये हो जाएगा -30 और बराबर में भी, तो इसको पलट के लिख देंगे v बराबर -30। तो प्रतिबिंब की जो दूरी है वो माइनस में आई है, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी के हिसाब से हम देखते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी माइनस में आई है तो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए v जो है प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है। तो यहाँ प्रतिबिंब की दूरी माइनस में आई है, ठीक है। तो अवतल दर्पण अगर प्लस में आता है तो उत्तल दर्पण में प्लस आता है ना, तो माइनस में आए तो इसका मतलब हम क्या समझे, दर्पण के आगे बनेगा या पीछे बनेगा। तो मैं आपको बता दूं जब भी प्रतिबिंब की चिन्ह माइनस में आ गई तो वो दर्पण के सामने बनेगी। हाँ नहीं समझे, देखिए एक बार और समझिए। भी जो आया मतलब प्रतिबिंब का जो दूरी आया है वो किस में आया है, वो माइनस में आया है। और माइनस में आने का मतलब ये है कि चिन्ह परिपाटी के हिसाब से जो प्रतिबिंब बनेगा वो सामने बनेगा। देखिए भी किस में, प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी, तो आया है किस में, माइनस में, और माइनस में जब आता है तो प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के सामने बनता है। देखिए इस फिगर के माध्यम से समझिए, देखिए यहाँ पे तो ये है वस्तु और ये है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब जो बना है किस में है, माइनस में है। बात क्लियर हुआ, तो यहाँ माइनस में आया है, तो यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखिए यही ना पूछा है यहाँ पे कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर पर स्थित है, तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, कुछ इस तरीके से, ठीक है। प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये आपका होगा आंसर। तो एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फटाफट जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम। आप इसको अच्छे से नोट कर लें। प्रश्न नंबर 2 हुआ क्लियर। अब यहाँ पर देखिए अगर इसके आगे हम देखेंगे तो हमें मिलेगा प्रकाश का अपवर्तन। तो इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर आप इस टॉपिक को पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। वैसे ये फिगर दिखाया गया है कि अपवर्तन का मतलब ये होता है कि इससे एक क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा नहीं, कि जब कांच के स्लैब में प्रकाश का वेग आता हुआ आएगा तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी या दूर हटेगी, तो झुक जाता है, जाहिर सी बात है। तो जब क्वेश्चंस करवाएंगे तो उसी समय क्लियर हो जाएगा, ये वाला एक क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है। तो अपवर्तनांक यही है कि जब भी कांच में अगर एक लाइट मारेंगे हम तो ये सीधा ना होकर के थोड़ा सा तिरछा होकर निकलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद ये वाला और ये वाला समांतर हो जाता है, दोनों समांतर, ठीक है। तो ये अपवर्तन यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है।
यहाँ पे लिखा हुआ है आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, बस यही सब चीज़ें हैं। और ये अपवर्तनांक दिया हुआ है कुछ तत्वों का। तो यहाँ पे एक ये जो तत्व है हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ये आप इसे याद रखें, एग्ज़ाम में हो सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकें। तो हीरे का अपवर्तनांक याद रखिएगा 2.42 कितना 2.42। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो प्रश्न डब्बा 3 है। और अब हम आइए प्रश्न डब्बा 3 के प्रश्न को हल करते हैं। लेकिन प्रश्न डब्बा 3 के प्रश्नों को हल करने से पहले मैं आपको कुछ टॉपिक दे रहा हूँ जिसे आपको याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बॉक्स नंबर 3 के प्रश्न में जाने से पहले कुछ यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स दे रखे हैं आपके लिए, जो कि आपके 1 नंबर के क्वेश्चंस के लिए बेहद ही ज़रूरी है। और रोचक जानकारी के लिए भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। विभिन्न स्थितियों में प्रकाश की चाल, क्या विभिन्न स्थितियों में प्रकाश की चाल। तो सबसे पहले देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कुछ नहीं समझे, देखिए निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। कहने का मतलब ये है कि 1 सेकेंड में प्रकाश जो है सो 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। हाँ, अब देखिए अगर इसको हम लोग शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 गुना 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए 5 जीरो है, इसलिए 10 के ऊपर 5 लगा दिए, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। लेकिन हमसे पूछा कौन जाता है, ये वाला, ठीक है। आपके ऑप्शन में ये मिलेगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको एकदम दिमाग में ठूस लेना है। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। वायु में भी सेम होते हैं, वायु में भी प्रकाश की चाल एकदम सेम होता है। निर्वात से थोड़ा सा अंतर होता है, इसलिए उतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल सेम होती है। निर्वात होते क्या है, निर्वात वह स्थान होती है जहाँ पे ध्वनि गमन नहीं कर सकती है, ठीक है। निर्वात वो चीज़ होती है जैसे अंतरिक्ष। तो ये होता है निर्वात। निर्वात के बारे में आगे आप और बेहतरीन तरीके से जानिएगा। फिलहाल के ये जानिए, निर्वात में प्रकाश की जो चाल है 3 गुना 10 के पावर 8 और वायु में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 का पावर 8, दोनों सेम है, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। और एक तो है कांच। कांच में प्रकाश की जो चाल है वो कितना है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब कि 2 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चली जाएगी। और इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। और पूछा आपसे ये वाला जाएगा, ठीक है, 2 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो निर्वात या वायु पूछे 3 करना और कांच पूछे तो 2 करना, बात खत्म। एक तो है जल में प्रकाश की चाल, तो एक ये है, आपको इतना याद नहीं करना है, ठीक है। ये वाला रेड वाला मान याद करना है, 2.25 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको इतना ही याद करना है, बाकी कुछ नहीं। तो इसको दिखाना बेहद ही ज़रूरी था। और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वायु और निर्वात। और एक तो कांच। जल वाला भी याद रख सकते हैं, कभी कभी पूछा जाता है, उतना रेयर केसों में नहीं। अब देखते हैं डब्बा 3 के प्रश्न को। तो डब्बा 3 के प्रश्न हमें यहाँ से ये देखने के लिए मिला है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखेंगे कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब की ओर अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। देखिए यहाँ पे ये जो अभिलंब का बात कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ अभिलंब किसको बोलता है यहाँ पे। सबसे पहले तो इस फिगर को एक बार आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है। उसके बाद मैं आपको रफ में समझाता हूँ कि ये अभिलंब है क्या। क्योंकि बच्चे तो चले जाते हैं क्वेश्चंस को रट करके, लेकिन समझ में नहीं आता आखिर ये बताना क्या चाहता है। तो देखिए, चाहे कांच हो या जल हो, जब भी इसमें एक अगर सूरज की किरण पड़ेगी तो ये यहाँ से आएगी, लेकिन यहाँ से फिर ऐसे सीधा नहीं जाएगी, ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुकेगी। अभिलंब कहते किसे, देखिए, तो ये कुछ इस तरह करके यहाँ से ऐसे होगी और यहाँ से इस तरह निकल जाएगी। और ये जो है ये आपका डॉट डॉट करते हुए यहाँ से निकलेगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अब यहाँ पे अभिलंब क्या है, तो अभिलंब यहाँ पे एक अभिलंब मैं यहाँ पे इस तरह का डाल रहा हूँ और यहाँ पे एक इस तरह का डाल रहा हूँ। तो देखिए ये जो है ये अभिलंब है, ठीक है। तो प्रकाश की जो किरण यहाँ से आई, देखिए यहाँ से जाना था, ठीक है। जूम आउट करके देखिए आप, देखिए कहाँ से जाना था,
यहाँ से जाना था, ठीक है, यहाँ से प्रकाश को ऐसे आना था और यहाँ से जाना था, लेकिन देखिए कहाँ से निकला, यहाँ से निकल गया ये, और ये है अभिलंब। तो अभिलंब की ओर क्या है, प्रकाश की किरण झुक जाती है, इधर झुक जाती है। बात समझ में आया? तो यही पूछा हमें क्वेश्चंस में कि वायु में गमन करती प्रकाश एक जल में तिरछी प्रवेश करती है, तो बताइए अभिलंब की ओर झुकेगी या नहीं झुकेगी, और क्यों झुकेगी वो भी बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है एक अभिलंब डाला गया है, और प्रकाश की जब किरण आती है तो यहाँ से घुसने के बाद इस स्लैब में, कांच का स्लैब है ये, यहाँ से घुसने के बाद देखिए इस दिशा में आना चाहिए था, डॉट डॉट करके दिखा रहा है, इस दिशा में आना चाहिए था, लेकिन इस दिशा में ना आकर के ये जो आपका सीधा अभिलंब देख रहा है इधर थोड़ा सा इधर झुक जाता है। वही हमको पूछा है क्यों झुकता है सो। तो आइए हम इसका आंसर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं क्यों झुकता है सो। जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो जो है सो अभिलंब को झुक जाती है। ये विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या है, तो मैं आपको बता दूं, विरल माध्यम और सघन माध्यम उसे कहते हैं जो खुली अवस्था में हो उसे विरल माध्यम कहते हैं, और जब किसी चीज़ में प्रकाश घुसेगी तो उसे सघन माध्यम कहते हैं। जैसे यहाँ पे कांच का स्लैब में घुस रहा है तो ये जो कांच है वो सघन माध्यम हो गया, और इधर है खुला तो ये हो गया विरल माध्यम। यही कांच के स्थान पे अगर प्रकाश जल में घुसती, जल में इंटर करती, तो वो जल हो जाता है सघन माध्यम, और जो खुले में है वो हो जाता है विरल माध्यम। तो जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। आइए अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे वो हम देखते हैं। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, अपवर्तन भी आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको पहले बताया जिसमें क्वेश्चन करवाएंगे उसमें आपको ये समझा देंगे। तो इसका आंसर है, आंसर डायरेक्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन तो आप पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े तो एक बार रीड कर लीजिए। जब कोई प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर झुकती है, ठीक है, क्योंकि वायु विरल माध्यम है एवं जल एक सघन माध्यम है, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से, यहाँ पे से होगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है। आपतित किरण का मतलब जो सीधा किरण आता है ना उसके सापेक्ष थोड़ा सा इधर झुक जाएगा। तो आप इसे आम भाषा में भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लें फटाक से आंसर का, आगे बढ़ेंगे, आपको इसमें साथ ही साथ नोट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो देखिए किताब में यहाँ पे देखिए कुछ ना दे रखा हो, मतलब वहाँ पे गुना डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला, कुछ समझ में भी नहीं आया, आइए समझते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधी प्रकाश जो है सो वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, मतलब अपवर्तनांक दिया हुआ है यहाँ पे 1.5 मीटर, ठीक है, और कांच में प्रवेश करता है। तो प्रकाश की चाल कितनी है हमें निकालना है। प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल अगर 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो ये तो हम पक्का जानते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो देखिए किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जब आप निकालेंगे तो एक फार्मूला आप याद रखिएगा यहाँ पे, वो फार्मूला है माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। यहाँ पे ये फार्मूला आपको बहुत ही काम देगा। आपको समझने वाली बात ये है कि माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो ये जो फार्मूला आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब चूँकि इसका सोल्यूशन मैं यहीं पे दे रहा हूँ, ये फार्मूला आपको दिमाग में रखना है कि माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। तो देखिए माध्यम का जो अपवर्तनांक दे रखे हैं हमारे पास 1.50 दे रखे हैं, और बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल हमें पता है कितना, 3 गुना, और नहीं भी पता है तो बुक में दे रखे हैं 3 गुना 10⁸, और बट्टा में हमें क्या लिखना है, कांच में प्रकाश की चाल। तो यही तो हमें निकालना है, तो दे नहीं रखा था, हम सेम का सेम लिख देंगे कांच में प्रकाश की चाल। बात क्लियर? अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे, ठीक है। तो कांच में प्रकाश की चाल बराबर क्या लिखेंगे, 3 और गुना में 10⁸, और बटे में 1.50, ठीक। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे कैसे
वो समझना बेहद ज़रूरी है। तो देखिए डिवाइड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आधा और ये है 3, तो ये 1.5 है ना। 1.5 का मतलब क्या, 1.5। तो इसको हम क्या करेंगे, 1.5 1 जा 1.5 और 1.5 2 जा कितना हो जाएगा 3, 2 टाइम्स में कट जाएगा। मतलब इसका जो आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कांच में प्रकाश की चाल कितना, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आशा करते हैं थोड़ा बहुत आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे बगल में है, देख सकते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है आप उसको पढ़ लीजिए। और ये क्वेश्चन अनइम्पॉर्टेंट है, एकदम एग्ज़ाम की दृष्टि से है ही नहीं, इसलिए हमने अनइम्पॉर्टेंट लिख दिया है। तो आप भी यही करें। और क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी अनइम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अर्थ है। मतलब इसका मतलब है क्या। अपवर्तनांक का मतलब समझ गए कि 2.42 हीरे का है। और तो इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब ये है, इसका अर्थ यह है कि वायु में प्रकाश के वेग तथा हीरे में प्रकाश के वेग का अनुपात 2.42 है। मतलब ये कि हीरा में प्रकाश का वेग और वायु में प्रकाश का वेग का जो अनुपात होगा उसी को अपवर्तनांक कहते हैं। और यहाँ पे इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है। तो आपका डब्बा 3 प्रश्न भी समाप्त हो चुका है। अब हम आगे देखते हैं कि लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्योंकि अब तो वही बचे हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। तो डायरेक्ट प्रतिबिंब बनाने से पहले हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो पहला बिंदु आप देख पा रहे हैं ये है गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। ठीक है, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन है। उसके बाद हम देखेंगे लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, है ना, लेंसों द्वारा। इससे पहले हमने दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब देखा है। ठीक है, और यहाँ पे जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि लेंस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। हाँ, जिस तरह अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता है उसी प्रकार लेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। ठीक है, कैसे होते हैं इसका फिगर तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर इस तरह का रहे तो इसे कहते हैं उत्तल लेंस, और अगर इस तरह रहे तो इसे कहते हैं अवतल लेंस। मैं आपको बढ़िया से बना के दिखाऊंगा उस समय। इसे कहते हैं अवतल लेंस। देखिए यहाँ फिगर में, तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये है अवतल, सॉरी उत्तल। ये अब जो आप देख रहे हैं ये कौन सा है, उत्तल लेंस है। और इसके नीचे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये है अवतल लेंस। बात समझ में आ गया। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे इसके 2 नाम हैं। एग्ज़ाम में कभी कभी दूसरा नाम पूछ लिया जाता है। देखिए क्या नाम है, तो उत्तल का लेंस का एक अन्य नाम है, क्या है, तो इसे कहते हैं अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। और अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस, उसे हम लोग कहते हैं अपसारी लेंस। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। ठीक है, बुक में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अंडरलाइन किए हुए पॉइंट हैं। लेंस कहलाता है, या फिर द्विउत्तल लेंस कहते हैं, या फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा ये इधर अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस। ठीक है, तो अपसारी कहते हैं अवतल को और अभिसारी कहते हैं उत्तल को। इस बात को आप नोट कर लें, या फिर पेज नंबर 194 में आइए, खुद से पढ़िए अच्छे से। और कुछ बिंदुएं हैं इधर जो हमें जानना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ बिंदु हैं, आइए देख लेते हैं। तो प्रकाशीय केंद्र, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, द्वारक, तो इस चीज़ से हम लोग भली भांति परिचित हैं। तो इधर से एक भी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। लेकिन यहाँ पे मुख्य जानकारी ये है कि आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए कि इसलिए इन्हें C1 तथा C2 द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, इसमें जो वक्रता केंद्र है वो 2 होते हैं और फोकस दूरी भी 2-2 होते हैं। इसमें सभी चीज़ 2-2 होते हैं। ठीक है, और जहाँ ध्रुव होता है, जैसे P से डिनोट करते हैं, वो ध्रुव के जगह पे O आ जाता है। ठीक है, ये
जैसा कि देखिए पेज पलटेंगे तो आपको दिखेगा क्या, यहाँ पे कुछ अंडरलाइन पॉइंट्स हैं। यहाँ पे किसी लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, इन्हें F1 तथा F2 द्वारा निरूपित किया जाता है। फिगर बनेगा कैसे उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए ये समझिए कि दो ठो होते हैं, ठीक है। दो होते कैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तथा द्वारा निरूपित किया, किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशीय केंद्र से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इस बात से भली भांति परिचित है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि वक्रता केंद्र भी दो होते हैं। आइए कैसे होते हैं आपको थोड़ा सा रफ में दिखा रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास ये उत्तल लेंस है, ठीक है। तो इसमें दो गोलीय लेंसों को तोड़कर बनाया गया। मान लीजिए इसको हम ऐसे घुमाएंगे वृत्त के अनुसार तो कुछ इस तरह इसके से निकलेगा, और जब हम इसको घुमाएंगे तो कुछ इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो उत्तल लेंस यहाँ पे ऐसे बना है, ये दो गोलीय लेंसों को तोड़कर बना है। तो देखिए यहाँ से अगर इधर खींचेंगे, इधर वाला का भाग अगर इधर खींच देंगे तो यहाँ पे ये P कहलाएगा। तो P से हम इसे नहीं डिनोट करेंगे, O से डिनोटेड करेंगे, ये F कहलाएगा और ये C कहलाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले को अगर हम देखेंगे, सिर्फ इस वाले को, तो यहाँ से फिर हम इधर ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पे F कहलाएगा और यहाँ पे C कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए और थोड़ा आगे जाएगा, अभी ये आगे और ये भी आगे जाएगा, तो यहाँ C नहीं, यहाँ भी F रहेगा और यहाँ भी F रहेगा। शर्तें क्या है, ये 2F1 कहलाएगा और ये F1 कहलाएगा, और ये जो है सो F1 कहलाएगा और ये 2F2 कहलाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम भली भांति अच्छे से समझेंगे। अवतल दर्पण में भी इसी तरह होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ऐसे अवतल दर्पण है आपके पास, ठीक है। तो मान लीजिए इसको हम रोटेट करके ऐसे गोल करेंगे तो कुछ इस तरीके से निकलेगा, और इसको अगर ऐसे करेंगे तो कुछ इस तरीके से, मतलब दो ठो लेंसों को यहाँ का काट के बनाया गया। तो इधर अगर देखेंगे तो यहाँ से इधर जाएंगे और यहाँ से फिर इधर जाएंगे, तो दोनों तरफ F दोनों तरफ C नज़र आएंगे हमको। तो इसको हम विस्तार से जानेंगे, ठीक है, अगले पार्ट में। फिलहाल यहाँ पे कुछ और बिंदु हम दिखा लेते हैं। तो लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, देखिए पेज नंबर 197 में आ जाइए और यहाँ पे एक चार्ट दे रखे हैं जिसे हमें याद रखना है, जिस तरह हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को बनाते समय याद रखा है जी, कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस F2 पर बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। इसमें भी देखिए वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा है। कैसे बनाएंगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, सिर्फ उसी के ऊपर। और देखिए जब वस्तु 2F1 से परे हो तो 2F1 पर ही, 2F1 से परे हो तो F2 तथा 2F2 के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। F1 तथा 2F1 के बीच हो तो फोकस 1 पर बनेगा, 2F2 से परे बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। फोकस 1 पर हो तो अनंत पर बनेगा। तो ये सब जो है सो आपको एक बार याद करने हैं, जिस तरह से अवतल दर्पण वाला में किया था और उत्तल दर्पण वाला में किया था। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये है उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब, और अवतल लेंस के द्वारा भी बनता है, मात्र दो ही बनते हैं। जिस प्रकार से अवतल दर्पण के द्वारा 6 बनते थे और उत्तल दर्पण के द्वारा 2 बनते हैं, यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाता है। उत्तल दर्पण के द्वारा 6 बन जाते हैं और उत्तल लेंस के द्वारा 6 बन जाते हैं, और अवतल लेंस के द्वारा 2 ही बनते हैं। तो ये फिगर को आपको याद करना है, बिल्कुल अच्छे से याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और कैसे बनेगा, छेवों का छेवों फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। आपको ये बनाना सीखना है, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम भी आपको याद करना है कि 2F1 यहाँ पे होता है, F1 और F2 और 2F2। तो कैसे होता है मैंने आपको इस फिगर से के माध्यम से दर्शाने की कोशिश किया है। और यहाँ पे देखिए जो 6 स्थिति है उत्तल लेंस के, 6 स्थिति को हमको जानना है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और देखिए अवतल लेंस के जो हैं 2 ही स्थिति हैं, तो 2 ही स्थिति हमें आपको कवर करना है। मैं आपको करवाऊँगा अगले पार्ट में कि कैसे हम इसको बनाएंगे। इसके बाद चैप्टर का 1-2 और पार्ट आएगा, उसके बाद इस चैप्टर का समाप्ति होगी। तो इसको हम यहीं पर कर रहे हैं समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे ऐसे हैं जिसका साइंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको भी साइंस कंप्लीट करने दें। तब तक के लिए आप इसको याद करके रखेंगे। बाय बाय।